हमको बताया है। और माननीय महेश चंद्र शर्मा जी सामने बैठे हो और मंच पर भूपेंद्र जी साथ में हो, अतुल जी साथ में हो, तो ऐसे में मैं एकात्म मानव दर्शन और सस्टेनेबिलिटी पर कुछ बोलूं शायद मेरी योग्यता नहीं है। लेकिन सस्टेनेबिलिटी क्यों नहीं है इसके बारे में जरूर बोल सकता हूं, क्योंकि जेएनयू से पढ़ा हूं। और फिर जब उस कॉन्टेक्स्ट में दीनदयाल जी के और एकात्म मानव दर्शन को रिविजिट करता हूं तो कुछ प्रोमिनेंट बातें ध्यान में आती। तो 4-5 स्लाइड से उसके माध्यम से केवल आपके सामने कुछ बिंदु रूप में रखने का प्रयास करूंगा। बाकी उसका नीतिगत विषय बताने के लिए मुझे लगता है भूपेंद्र जी और रेखा जी जो पॉलिसी पर्सपेक्टिव में उस पर प्रत्यक्ष रूप से काम कर रहे हैं वो ज्यादा बता पाएंगे। एक फंडामेंटल थॉट जिसको सुबह माननीय अरुण जी ने भी बताया कि भारत में हजारों लाखों वर्ष से हर व्यक्ति ने उस युग की आवश्यकता के अनुसार कुछ भी कहा है। Then they have always said कि मैं कुछ नया नहीं बता रहा। मुझसे पहले बहुत लोग बता के गए। मतलब जब कौटिल्य भी अर्थशास्त्र लिखते हैं तो वो 17 लोगों के नाम लिखते हैं पहले, और इनके ज्ञान के आधार पर मैं अर्थशास्त्र आज के संदर्भ में लिखा। दीनदयाल जी वही करते हैं, लेकिन दीनदयाल जी पर एक प्रभाव जो सबसे ज्यादा है वो दैशिक शास्त्र का है। और उस दैशिक शास्त्र और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कॉन्टेक्स्ट जो उस समय का आता है, सस्टेनेबिलिटी। ये शब्द तो उस समय फैशनेबल नहीं है, लेकिन सस्टेन तो वही करता है जो धर्म के आधार पर है, क्योंकि धर्म का मूल आधार ही सस्टेनेंस है। तो उसी को आधार मानकर दीनदयाल जी उस समय के जो डाइकोटोमस आइडियोलॉजीज है जो आज के सारे एनवायरमेंटल और सस्टेनेबिलिटी के इश्यूज के मूल में है, उनका विश्लेषण कर रहे हैं। इसलिए नेक्स्ट, चाहे वो कम्युनिज्म की विचारधारा हो या वो कैपिटलिज्म की विचारधारा हो, इसेंशियल थॉट उसका एंथ्रोपोसेंट्रिक है। मानव उसके केंद्र में है, इसलिए वो शोषण का अधिकारी है। ये पूरा विश्व जो ब्रह्मांड बना है वो उसके भोग के लिए बना हुआ है। उसका संचालन व्यक्ति के द्वारा हो या राज्य के द्वारा हो, इतना ही मतभेद है, लेकिन शोषण दोनों के इसमें। और इसलिए कोई भी अब्राह्मिक थॉट और कोई भी वेस्टर्न फिलॉसफी इसेंशियली सस्टेनेबल नहीं हो सकती, क्योंकि भारत के सिद्धांत के मंडन और खंडन की परंपरा में पूर्व पक्ष होता है। तो दीनदयाल जी पहले पूर्व पक्ष देते हैं और उसमें कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म के दोनों विचारों का उस समय का विश्लेषण करते हैं। और मैंने जैसे कहा कि दैशिक शास्त्र का उन पर प्रभाव है, क्योंकि बद्रिसा डुल्लारिया ने 1920 के दशक में 1920 में ये पुस्तक लिखी लोकमान्य तिलक जी के प्रभाव में। और भारत में इंस्टीट्यूशंस कैसे हो, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस नहीं है जब सारे ब्रिटिश थिंकर्स कह रहे हैं, तो ऐसे में सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस और सस्टेनेबल इंस्टीट्यूशंस भारत में हजारों वर्षों से कैसे रही है, उसका बद्रिसा जी विश्लेषण करते हैं। और उसी के आधार पर फिर दीनदयाल जी उसको कोल्ड वॉर के कॉन्टेक्स्ट में परिभाषित करते हैं। तो इसलिए एकात्म मानव दर्शन की जो अगली कड़ी जो फंडामेंटल थॉट के रूप में हमारे सामने आती है नेक्स्ट, जिसमें मानव ये केंद्र में नहीं है, इंडिविजुअल ये केंद्र में नहीं है। केंद्र में है तो भी वो अखंड मंडलाकार है, वो एक्सक्लूसिव सर्कल नहीं है, वो इंटरकनेक्टेड इंटरडिपेंडेंट है, इसलिए सस्टेनेबल। जो बाइनरी वेस्ट ने खड़ी की, इंडिविजुअल वर्सेस कलेक्टिव, ह्यूमन बीइंग वर्सेस नेचर, वो इसेंशियली एक्सप्लॉयटेशन का रूट कॉज है। और इसीलिए दीनदयाल जी पूरी तरीके से
उसका फ्रेमवर्क बदल देते हैं और इसलिए व्यक्ति वो यूनिट नहीं मानते, परिवार को यूनिट मानकर चलते हैं। पिछले 10 वर्ष के, और भूपेंद्र जी मैं सीरियसली इस पर चाहता हूं, एक दो रिसर्चर से मैंने बात भी की है, पिछले 10 वर्ष की कौन सी ऐसी स्कीम्स है जिन्होंने व्यक्ति से हटकर परिवार को यूनिट मानकर केंद्र में नीतिगत निर्णय लिए। इस पर दुर्भाग्य से अभी बहुत अच्छा अध्ययन नहीं हुआ। एकात्म मानव दर्शन के प्रकाश में ये बहुत अच्छा अध्ययन हो सकता है, चाहे वो घर हाउसिंग स्कीम्स के बारे में यूनिट हो, चाहे वो सिलेंडर के बारे में यूनिट हो, वो फैमिली एज अ यूनिट, और उसके आधार पर फिर समाज। तो व्यष्टि, समष्टि, सृष्टि और परमेष्टि, उसमें ये जो सृष्टि है उसका हम केवल अंग है, हम सृष्टि के भोग करने वाले नहीं हैं। ये भारत का मूल दर्शन जो है, इसके कारण हमारा जीवन अभी तक सस्टेनेबल रहा है। इसको पुनर्स्थापित करने का काम एकात्म मानव दर्शन के आधार पर हो सकता है। इस पर अभी और आगे काम होने की आवश्यकता है। नेक्स्ट, अब इसमें यदि यह सस्टेनेबल होना है तो क्या करना है? तो हर एक को अपने जीवन में कुछ ना कुछ यज्ञ करना पड़ेगा। यज्ञ इज नॉट जस्ट रिचुअल। कर्म के आधार पर जब मैं किसी और के लिए कुछ भी करता हूं तो यह यज्ञ है। व्यक्ति परिवार के लिए करता है, परिवार समाज के लिए करता है, समाज राष्ट्र के लिए करता है, राष्ट्र संपूर्ण मानव सृष्टि के लिए करता है, तो वो यज्ञ है। लेकिन वो यज्ञ करते करते आप कर्म है तो कर्म फल है, और उस कर्म फल का जब आधार योगक्षेम बन जाता है, सबका कल्याण बन जाता है, तो उसके लिए फिर वेलफेयर स्टेट की जरूरत नहीं पड़ती है। समाज सस्टेनेबल हो जाता है, स्टेट फैसिलिटेटर हो जाता है। ऐसा सस्टेनेबल लाइफ क्रिएट करने का पंच महायज्ञ, ये धर्म की संकल्पना के आधार पर यदि प्रस्तावित होता है तो वो लाइफ सस्टेनेबल होगा। नेक्स्ट, इसलिए जो सुबह भी आए कि हमारा जैविक संबंध क्या है, वो ऑर्गेनिक रिलेशनशिप है। जैसे मेरे शरीर में हर जो सेल है दैट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ माय बॉडी, सिमिलरली वी आर आल्सो इंटीग्रल पार्ट ऑफ द यूनिवर्स। इस थॉट प्रोसेस के साथ जब हमारा लाइफस्टाइल इवॉल्व होगा तो वो अपने आप ही सस्टेनेबल होगा। एक सेल दूसरे सेल को खाने की कोशिश करेगा या बॉडी के रूल के हिसाब से बिहेव नहीं करेगा तो उसका परिणाम कैंसर होता है। कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म पर्यावरण के लिए, सृष्टि के लिए कैंसर है। इसलिए एकात्म मानव दर्शन का मूल विचार नेक्स्ट, इसलिए अभी संघ की तरफ से जो स्व के आधार पर व्यक्तिगत जीवन में पंच परिवर्तन का जो विचार आया, इसमें परिवार प्रबोधन और पर्यावरण संरक्षण, ये दोनों परस्पर, क्योंकि वो लाना कहां पे है, अल्टीमेटली वो परिवार में लाना है, अपने व्यक्तिगत जीवन में लाना है। दैट इज नॉट जस्ट स्लोगन, वो हमारा लाइफस्टाइल का विषय है। जो लाइफ सरकार की योजना में भी, सरकार के सारे जो पॉलिसी मेकिंग में भी आज एक क्रिटिकल सेंट्रल थीम है, उसको यदि लाना है तो वो हमारे भोजन, भ्रमण, वेशभूषा, इन सारे, इसमें जब वो स्व, भारत का स्व रिफ्लेक्ट होगा तो अपने आप ही हमारी लाइफस्टाइल सस्टेनेबल होगी, क्योंकि वो धर्म के आधार पर। नेक्स्ट, और इसलिए हमको कम से कम 5 तंत्र है जहां पे सस्टेनेबिलिटी के इस थॉट प्रोसेस को
इंडिविजुअल या फैमिली लेवल पर जे भाषा, भूषा, भजन, भोजन, भवन और भ्रमण। इसमें यदि हम भारतीयता लाते हैं, केरल में यदि सीमेंट कंक्रीट के घर बनेंगे तो हर साल बाढ़ आएगी ही, क्योंकि वो सस्टेनेबल नहीं हो सकता, क्योंकि भवन वैसा बनना ये केरल की प्रकृति के स्व के अनुसार नहीं है। लेकिन ये जैसे है वैसे वो तंत्र में भी दिखना चाहिए। तो चाहे हमारा राजतंत्र हो, चाहे हमारा न्याय तंत्र हो, चाहे हमारा अर्थतंत्र हो, चाहे हमारा मत पंथ के आधार पर जिसको हम कह सकते हैं कि रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हो, और हमारा सोसाइटी समाज तंत्र हो, इसका भी अप्रोच एकात्म होता है, नॉट कॉन्फ्लिक्चुअल, नॉट इन बाइनरीज, बट कॉम्प्लीमेंटरिटी के आधार पर होता है, इंटीग्रल होता है, तो अपने आप ही ये एकात्म की तरफ जाएगा। अब ये सारा विवेचन जो कि कोल्ड वॉर के कॉन्टेक्स्ट में हुआ था, आज हम जिसको हम कह सकते हैं कि पोस्ट ग्लोबलाइजेशन वर्ल्ड में है, दीनदयाल जी को शायद उस समय इतना मौका नहीं मिला। मैं मानता हूं कि आज के चैलेंजेस, आज के इश्यूज, इनको एड्रेस करने का 60 वर्ष की इस सब मूलभूत विचार के प्रतिपादन के बाद हमारे पास एक बहुत अच्छा मौका है। ये जो इनिशिएटिव है, मैं मानता हूं कि दीनदयाल जी ने जो कहा था कि जो मूल है उसको कायम रखते हुए उसको देशानुकूल भी करना है और युगानुकूल भी करना है, एआई को भी लाना है, लेकिन उसमें भी भारतीयता लानी है। पेटेंट्स भी लाने पड़ेंगे, लेकिन उसमें भी भारतीयता कैसे ला सकते हैं इसका विचार करना पड़ेगा। इस सोच को यदि हम आगे बढ़ाते हैं तो मैं समझता हूं कि ये 2 दिवसीय सारा जो चिंतन है वो हमको एकात्म मानव दर्शन को सस्टेनेबिलिटी के इश्यूज के सॉल्यूशन की तरफ और अच्छी तरीके से ले जाएगा। हम सबको इसकी प्रेरणा मिले, ऐसी भगवान के चरणों में प्रार्थना करता हूँ अपनी वाणी को।